तो जैसे बच्चे एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम जो रहता है, मान के चलिए किसी का 78 है और किसी का 80 है। हम्म। ग्रेडिंग सिस्टम में ये पता नहीं चलेगा, ये पता दोनों नहीं को चलता सेम ही रेट एग्जैक्टली। रहेगा। तो जो इन्फीरियरिटी फील होता है कि मुझे कम परसेंटेज आया, उससे ज्यादा आया है, और जो मतलब छोटे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने का जो नाम रखना, चिढ़ाना जिसे हम कहते हैं आम जबान में, तो वो सारे काम करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों में जो है निगेटिविटी ना आ जाए, वो डिसअपॉइंट ना हो जाए, डिमोटिवेट ना हो जाए, ये सारी चीजें होती है। तो ये चीजें ना हो, और सभी जगह एक जैसा ग्रेडिंग सिस्टम, एक जैसा जो समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, एक जैसा सभी जगह हो, उसलिए एक कॉमन सिस्टम लाए हैं जो ग्रेडिंग सिस्टम है कहलाता है, जिसे ग्रेडिंग सिस्टम का नाम दिया गया। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम में जनरली हम क्या करते हैं, हम दर्जा बंदी करते हैं, मतलब ग्रुप में बांटते हैं। जैसे जो परसेंटेज है, जैसे आपने कहा कि 78 है, किसी का 80 है, किसी का 72 है, किसी का 75 है, किसी का 77 है। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो है वो 71 से 80 के बीच में आए हैं। भले वो अलग अलग है, 72, 78, 76, 78, 79, 75, ये अलग अलग है, लेकिन अगर इन्हें हम एक ही ग्रुप में डालेंगे तो इन्हें हम कहेंगे 72, 80, या बी ग्रुप, या ए ग्रुप, या ए प्लस ग्रुप, या 6 ग्रुप, या 7 ग्रुप, जो भी हम जिस हिसाब से भी हम डाले हैं। तो जनरली इस ये एक तरीके से ना जो स्केल होती है, जो इम्तिहान के समेटिव एग्जाम जो होता है हमारा सालाना इम्तिहान, फाइनल एग्जाम के बाद दी जाती है, और जिसमें जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि तलबा की जो कारकर्दगी है उसका अंदाजा लगाते हैं, इवेलुएट करते हैं, कितना उन्होंने सीखा है, कितना उन्होंने नहीं सीखा है। तो चूंकि ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो यहाँ पे कंप्लीटली पॉइंट्स होते हैं या नंबर होते हैं, मतलब यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता है 78 पॉइंट समथिंग, या 500 में से 450 मार्क्स आए हैं, या 525 मार्क्स आए हैं, वो उस टाइप के नंबर नहीं होते हैं। बल्कि जो हासिल करदा जो नंबर होते हैं उसको परसेंटेज में या जो हासिल करदा नंबर या जो परसेंटेज होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं ग्रेड में। ठीक है। तो जनरली यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल होता है। कोई होता है जो 10 से 1 या 1 से 10 की रेंज पे कन्वर्ट करता है ग्रेड, जो हासिल करदा मार्क्स होते हैं, और कहीं पे उसे ए से एफ है, या ए से सी, ए बी सी डी ई भी रहता है, ए बी सी डी ई एफ भी रहता है। जनरली एफ तक जाता है। एफ का मतलब होता है फेल है, जिनको 35% से कम मार्क्स आया तो उसे एफ में दे देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जनरली। जैसे मैंने कहा कि नंबर्स जो लेटर होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं, ए से जेड, सॉरी ए से एफ तक है, या 1 to 10 है, कहीं 1 to 5 होता है, कहीं 1 to 6 होता है। तो इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि सबसे अहम बात जो है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज हम कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स पे जो प्रेशर होता है, नहीं तुमको अच्छा पढ़ना है, तुमको 90% लाना है, 90 से कम परसेंटेज नहीं लाना है, 89 लाना है, 95 लाना है, जो ये इस तरीके का जो प्रेशर होता है ना, जो पेरेंट्स की तरफ से या जो समाज की तरफ से रिश्तेदार जो भी होते हैं सब कहते हैं, मतलब हर तरीके से एक स्टूडेंट पे प्रेशर होता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे इतना करना है। तो ये जो प्रेशर होता है इससे इसको कम करता है। अब अगर एक स्टूडेंट है, किसी का मान लीजिए 71% आया, और एक स्टूडेंट है जिसका 79% आया, तो जिसका 71% आया है, जब वो देखेगा कि उसका जो साथी है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका 79% आया है, तो कहीं ना कहीं वो फील हो जाएगा कि मैंने भी तो मेहनत किया था, मैंने भी पेपर अच्छा लिखा था, फिर मुझे 71% ही आए, उससे 78% आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैम, निगेटिविटी। जी मैम, जी जी जी, कहिए, कोई एक कुछ कह रहे शाहनवाज हैं? नाम का लड़का है, उसको एडमिट एडमिट कीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये एक्चुअली है ना गूगल मीट पे, वो जूम पे साइड में ऑप्शन आ जाता है
लॉगिन होने का, चैट का, ये चीज इसमें मिनिमाइज करना पड़ रहा है स्क्रीन को, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मेरा स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, पीपीटी? आपकी पिक दिखाई नहीं दे मैम, रहा। अभी नहीं अच्छा, दिखाई दे रहा। आपकी ओके पिक ओके दिखाई ओके दे रहा है। ओके। अभी अभी भी आपका पिक। यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, अभी दिखाई दे रहा है मैम। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे तुलबा के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे कम करता हाँ है। तो दिखाई अब दे रहा जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, 71% का एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है जिसको 78 79 मिले। तो अब अगर हमें इन्हें ग्रुप में बांटना है, तो मान लीजिए कि अगर हम 10 से 1 के ग्रुप में अगर हम बांटेंगे, तो इससे जाहिर सी बात है ये 70s में है, मतलब 71 से 78 79 तक का जो ग्रुप है उसे 7 पॉइंट पे हम देंगे। तो दोनों तलबा को ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से कितने ग्रेड मिले? 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब इनमें किसी तरीके का, मैम, जी जैसा कि आपने कहा कि दूसरे बच्चे को नंबर कम मिलते हैं तो वो असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके बराबर नंबर नहीं मिला। अगर हम सभी को ग्रेडिंग सिस्टम में अगर नंबर एग्जैक्टली अगर बराबर हो जाता है तो फिर कंपटीशन कहाँ रह जाएगा हमारा? फिर तो कंपटीशन का जज्बा ही नहीं रहेगा आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो ग्रेडिंग लेकिन सिस्टम किस तरह से सही है मैम? देखो, वही मैं बता रही हूँ कि ग्रेडिंग जो है ना, नहीं, ये जो कंपटीशन का जो जज्बा है ना, ये सिर्फ कंपटीशन जो है ना, हमें दूसरों से नहीं रखना है, इस सेंस में नहीं रखना है कि मैंने अच्छा मार्क्स हासिल किया, उसने तो और मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स हासिल किया। ये इस टाइप का जो कंपटीशन होता है ना, ये हमारे अंदर निगेटिविटी लाता है। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। जैसे एक पिक्चर मैंने अभी जस्ट ये आप लोगों का नोट्स पीपीटीज बना रही थी, तो इक्वालिटी इक्विटी, उसी टाइम मैंने एक नोट्स एक जस्ट एक ऐसी पिक्चर है, तो उसमें ये था कि एक टीचर बैठा है और बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे जो है वो जानवरों की शक्ल में है, एक सांप है, एक चिड़िया बैठी, एक बंदर है, एक हाथी है और एक मछली है। और अगर टीचर बोलेगा, टीचर कह रहा है कि आप सभी को ये जो पेड़ दिया हुआ है, ये जो यहाँ दरख्त दिया हुआ है, ट्री है, आप सभी को इस पे चढ़ना है, जो सबसे पहले चढ़ेगा उस हिसाब से मैं ग्रेड दूंगा। तो अब बताइए कि एक हाथी बना हुआ है, एक सांप है, एक बंदर है और एक चिड़िया और ऐसी एक मछली है। तो बताइए क्या सारे के सारे जो वो ट्री है उसको क्लाइंब कर सकेंगे, उस पर चढ़ सकेंगे? नहीं। सारे तो क्यों नहीं चल सकेंगे। नहीं चढ़ सकेंगे? क्यों नहीं चढ़ सकेंगे? चढ़ना चाहिए ना, जब एक टीचर ने कहा है तो। नहीं, वो एबिलिटी नहीं होगा उनके पास तो वो कैसे चढ़ेंगे? एबिलिटी सलाहियत नहीं, नहीं होगी। एबिलिटी की बात नहीं है, बात एबिलिटी की नहीं है, बात है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। यस मैम। ठीक है, अगर एबिलिटी की बात करें तो फिर जब मैम मछली जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा तो एबिलिटी भी होगा ना। ठीक है, अगर एबिलिटी का तो नहीं प्रूफ नहीं तो है कि सारे नहीं। नहीं नहीं, एबिलिटी हर एक के अंदर एबिलिटी अलग अलग है। अलग अलग है ना हर एक के अंदर। अब अगर यही चीज हम कहें हाँ, कि बंदर से कहे या हाथी से कहे चलिए पानी में तैरिए, तो सिवाय मछली के कोई भी नहीं तैर सकेगा पानी में, राइट? तो एबिलिटी हर एक में अपने अपने हिसाब से अलग अलग है। लेकिन तो हर एक को मैम वो तो उनकी फितरती है मैम, वो एबिलिटी, तो फितरती है। फितरती, एग्जैक्टली फितरती है, कुदरती, नेचुरली हर बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैम आप ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है भाई, लेकिन मुझ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं है, वो मुझ में नहीं है लेकिन आप में है, नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से कंपटीशन करूंगा, अपने आप से मुकाबला करूंगा और मैं अपने आप से ही जीतूंगा। दूसरों के कंपेयर करके कंपटीशन तो होना चाहिए, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बिग डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन एंड कंपैरिजन। तो अगर सभी लोगों को एक जैसा, एक ही पैमाइश पे, एक ही स्केल पे हम नापने लगेंगे, तो फिर ये सारी निगेटिव चीजें आ जाती है और हर कोई जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। मैम एक लड़का भी वेटिंग में है, उसको भी एक्सेप्ट कर लें। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली स्क्रीन बड़ा हो जा रहा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे ये इतना लेट क्यों आ रहे हैं। मैंने 15 मिनट पहले लिंक दिया था,
995 तक सभी लोगों को आ जाना चाहिए, 920 हो रहा है अभी। मैम नेटवर्क इश्यूज की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, जब से कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मैंने 840 को ही लिंक भेज दिया था। मैंने 9 बजे नहीं भेजा, मैंने 840। मैम यहाँ का मौसम मैम खराब है मैम, बारिश वगैरह हो रही है, नेटवर्क से प्रॉपर वे में नहीं रह पा रहा है, कोशिश कर मीटिंग रहे करते हैं। हाँ सर, मेरे चलिए साथ भी ठीक हो रहा है, है। ठीक है। चलिए तो समझ में आया आपको ये बात? ये तुलबा के ऊपर जो दबाव रहता है उस चीज को कम करने के लिए हम ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और सभी जगह एक जैसा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो तालीमी निज़ाम है, वो एक जैसा रहे, इसीलिए हमने कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये सही तरीके से जो स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। मैम अब जी, ग्रेडिंग सिस्टम अगर ऐसा रहता है तो मैम इस तरह से मतलब जो तलबा का जज्बा होता है वो खत्म हो जाता है मैम। कौन सा? ये ग्रेडिंग सिस्टम है मैम, उसको पता नहीं चलता है ना कि इतना मार्क्स आया, इतना मार्क्स आया, इस वही तरह वही वही ना, कि उनकी कारकर्दगी का जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। भाई आपको भी 7 ग्रेड मिला है, 7 पॉइंट मिला है, मुझे भी 7 पॉइंट मिला है, तो 71 किसे मिला है और 78 किसे मिला है? या हो सकता है कि 71 जिसे मिला है तो कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस में कमी तो होगी, ऐसा नहीं है, राइट? किसी टीचर से आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है जो वो आपको 71% दे देगा, और कोई जो बहुत सलाम दुआ करता है और उसे 78 79 की बजाय 97 दे देगा, ऐसा तो नहीं है। आप मैम जो भी मार्क्स हासिल करते हो वो आपके अपने परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है, ठीक है? तो परफॉर्मेंस का जी तो मैम इस तरह से हम तो स्कोरिंग का सही तर्जुमानी नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर पाते हैं, वही बात है ना। तो ऐसे देखा जाए तो हर सिस्टम जो होता है उसमें कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, मेरिट्स होती है, डीमेरिट्स होती है। तो हमें बता दिया जाता है दोनों चीजें। अब हमें कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस को कम करते हुए हमें उसका ज्यादा से ज्यादा जो मुस्बत इस्तेमाल होता है, जो पॉजिटिव चीजें हैं, हमें वो देखनी चाहिए। अब ये देखिए कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, हम उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं, और इनफैक्ट ग्रेड के बिना पे मतलब सही तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन एक चीज ये है कि तुलबा के ऊपर जो स्टडी का जो प्रेशर, जो स्ट्रेस होता है ना, उसे हम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुसाइड रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं कंपेयर टू पिछले 30 40 20 सालों में। अब जो है सुसाइड रेट जो है वो बहुत हाई हो गए हैं, और वो जस्ट इसी बिना पे है। मैम एक्चुअली ग्रेड इसलिए भी किया गया है, लोगों को ग्रेड समझ में आता ही नहीं है। नंबर तो हर किसी को समझ में आता है, और नंबर के बेस पे बहस करता है कि तुमको इतना नंबर आ गया, तुमको इतना। ग्रेड तो समझ में आता ही नहीं है। अंडर नहीं, मैट्रिक को समझो में आता है कि ग्रेड क्या है। नंबर मैम तो हर कोई बोलता है ग्रेड से क्या कम नंबर आ गया, वो इक्वल, तो उनके ही ग्रेड जो है इसीलिए किया गया है। वही मैम मैं ग्रेड कह से क्या होगा मैम ग्रेड से क्या होगा, जब जी, इक्वल एजुकेशन सिस्टम ही नहीं रहेगा तो फिर ग्रेडिंग का कोई बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा रह जाता है। वो और देखिए वो कंपटीशन के दौर में सारी नंबर चीजें क्या हैं। है, इसलिए कि एकेडमिक में ठीक ठाक पास कर जाएगा तो आगे कंपटीशन है ही, इसीलिए ये भी ग्रेड सिस्टम सीसी ये सब लाने का इसी यही मकसद है। लोग बहुत ज्यादा तौर पर पहले नहीं सुसाइड नहीं करते थे, पता चला कि नीट पास है, प्लस 2 में फेल है, ऐसे होता है। एग्जैक्टली नहीं, वही तो, चूंकि ये सबको सारे इक्वल जो एजुकेशन ग्रेडिंग तो तब ना। सिस्टम, सुनिए सुनिए, देखिए बहुत सारे जो है ड्रॉबैक्स भी है, चूंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां पे 100 200 500 800 1000 पॉपुलेशन नहीं है, 1.2 बिलियन मिलियंस में है, अरबों खरबों में है, अरब 1 अरब के ऊपर आबादी। तो इतने बड़े सिस्टम को चलाना भी बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि एक जैसा हो। लेकिन बहुत सारी वजूहात भी होती है, निगेटिव चीजें भी, ड्रॉबैक्स भी होते हैं उसमें। तो इसीलिए
एक जैसा सिस्टम लाए। अब चूंकि ये खास तौर से आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो है स्कूल में तो है, इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो चूंकि जो 11th-12th के बाद या जो ग्रेजुएशन में या जो हायर एजुकेशन में आते हैं, इनफैक्ट उनमें भी सुसाइड रेट है। ऐसा नहीं है कि जो 18-20 साल के बच्चे जो 12th पास हो जाते हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपेयर टू छोटे बच्चों के बड़े जो हो जाते हैं, जो एडोलेसेंट हो जाते हैं, 12th हो जाते हैं, मेच्योरिटी थोड़ी आ जाती है, तो उन्हें सही और गलत की चीज समझ में आ जाती है, वो इमोशनल स्टेबल हो जाते हैं। अगर जज्बाती तौर पे अगर उनमें ठहराव नहीं भी आया, वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन सुसाइड तो नहीं कर सकते हैं जैसा जो छोटी जमात के जो बच्चे हैं करते। और फिर एक चीज ये भी होती है, वो ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो 60% ही आता है, मुझे 55 ही आता है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं छोटा मोटा काम कर लूंगा। वालिदैन भी यही सोचते हैं कि भाई हम इतना फीस लगाते हैं, करते हैं, बच्चा कुछ पढ़ता ही नहीं है, छोड़ो स्कूल में भेज के कोई मतलब नहीं, हमारा वक्त भी जा रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम इसे घर के कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, उसमें हम लगा दें। तो जस्ट टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट, जो ड्रॉप आउट का मतलब आप लोगों को पता है ना ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, मीन्स जो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। तो ये सारी चीजें ना हो, सभी लोग आगे बढ़े, जो एजुकेशन फॉर ऑल है। तो अब पहले तो 8वीं तक था, अब तो 12वीं तक हो गया है। तो वो सारे मकासद को हासिल करने के लिए भी ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है कि स्टूडेंट्स को ये ना बताया जाए कि आपने कितना परसेंटेज हासिल किया है या कितना मार्क्स हासिल किया, बल्कि ये बताया जाए कि आपने ग्रेड हासिल किया। तो देखिए अगर आपका बी ग्रेड भी है या सी ग्रेड भी है, तो सिर्फ आप ही नहीं हो जिसको बी या सी मिला है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें जो इंफीरियरिटी फील होगा, जो कैसे इंफीरियरिटी, कमतरी, एहसास से कमतरी, जी एहसास से कमतरी, जी एग्जैक्टली, थैंक यू। जो एहसास से कमतरी है वो चीज नहीं होगी उसमें। वो ये भी सोचेगा कि हाँ भाई मेरा ये दोस्त है, उसे भी बी ग्रेड या बी पॉइंट आया है और या बी मार्क्स आए हैं। बच्चे ऐसे कहते हैं कितना आया, बी क्लास आया या बी पॉइंट आया, बी परसेंटेज है, ऐसे भी कहते। तो कई सारे ऐसे होते, तो जो एहसास से कमतरी होता है, अपने आप को कम समझना, वो चीजें नहीं होती है। तो चूंकि जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं होती, ये तो निगेटिव पॉइंट है, बट उससे ज्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भारी है। जी इसका एक लड़के को एडमिट कीजिए। एग्जांपल है ना मैम, जैसे सबसे पहले सीसी को जो इंट्रोड्यूस किया कर्नाटका गवर्नमेंट किया, तो उसका फायदा भी उसको हो रहा है। जी अभी बहुत सारे स्टेट इसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। सीसी वगैरह जैसे बिहार वगैरह में पहले नहीं था, बिहार बोर्ड वगैरह में अभी इधर से लागू किया गया है। वही चूंकि अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम, पहले बहुत पॉलिटिकल सिस्टम है, बहुत सारी चीजें देखिए जो हाई लेवल पे जो पार्लियामेंट में है, वहां वो सारी चीजें जो पास होती है, बट जैसे जैसे वो नीचे ग्राउंड लेवल पे आती है ना, वो डाइल्यूट होते जाती है। इट टेक्स टाइम। आज गवर्नमेंट ने कह दिया कि कल से सीसी पूरे देश में लागू कर देना है, तो ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, वक्त लगता है किसी भी चीज को। यूजीसी ने अगर मैंडेटरी कर दिया है कि भाई एक टीचर जो है जब तक वो टेट एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो स्टेट का टेट एग्जाम हो, जब तक वो पास नहीं करेगा उसे टीचिंग की जॉब नहीं मिलेगी, और ये कल से लागू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर जगह हर अपनी स्टेट हर स्टेट के अपने भी कुछ मसाइल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए भी इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये था ग्रेडिंग सिस्टम का। अब ये मैंने यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे बताया है मैंने कि जो ये जो टॉपिक था आगे का हमारा, देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी ग्रेडिंग सिस्टम और उनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि अब हमने कहा था कि जो परसेंटेज होते हैं, हाँ जी, ग्रेडिंग सिस्टम समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट किसमें होता है?
सबमेटिव में है। ये आप बताइए, चलिए ये फॉर्मेटिव में होगा। क्यों? नहीं सबमेटिव में होगा ना, देखिए फॉर्मेटिव में नहीं होगा। सबमिटिव में होगा ना मैम, क्यों सबमेटिव में होगा वो बताइए, सबमिटिव में, क्यों क्यों? क्योंकि मतलब ये सेशनल एग्जाम जो लास्ट का एग्जाम होगा तो उसी में ग्रेडिंग दिया जाएगा। एग्जैक्टली जब मैंने पढ़ाया भी था तो मैंने बताया था कि सबमेटिव जो इवैल्यूएशन होता है उसमें हम ग्रेड देते हैं और उसके बाद हम सर्टिफिकेट भी देनी होती है। मतलब आपने बीएड की डिग्री हासिल की है, बीएड का एग्जाम पास किया है, या चाहे आप 10th एग्जाम पास करो, आपका रिजल्ट है या सर्टिफिकेट, वो दिया जाता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है या एट द एंड ऑफ द योर टर्म, या जो साल खत्म होता है उस वक्त दिया जाता है, या कोई आपका कोई कोर्स है तो उसके आखिर में दिया जाएगा। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जनरली क्लास में अगर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, तो मैं ग्रेड नहीं दूंगी ना आप लोगों को, ग्रेड तो आपको लास्ट में ही मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये समेटिव इवैल्यूएशन में आता है, जिसमें हमें कोई फैसला करना होता है कि भाई इन्होंने कौन सा ग्रेड हासिल किया, इन्हें अगले सेमेस्टर में या अगले साल में प्रमोट किया जाए या ना किया जाए, यहाँ पे ये फैसला किया जाता है। इज इट क्लियर अपराजिता? यस मैम, यस मैम। जी, तो ये यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा निकाला है, देखा है ये। तो जैसे यहाँ पे जो लेटर के शेप में अगर दिया, लेटर के फॉर्म में, लेटर से ए बी सी प्लस सी माइनस, टेबल नंबर 2 में जनरली सी माइनस बी माइनस तो नहीं होता है, ए प्लस बी प्लस ऐसे होता है, इस तरीके से भी होता है, और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो ये इस तरीके से भी आता है 50 to 59। मैम ओ भी तो होता है मैम, ओ भी होता है, वही मैं कह रही हूँ ना कि ओ भी हर होता है, जगह हर ये आउटस्टैंडिंग 90 प्लस जो होता है आउटस्टैंडिंग होता है, 85 के ऊपर होता है एक्सेलेंट भी होता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि हर जगह का अपना है, ये अलग अलग जगह का लिया हुआ है। अब जैसे अगर इसको लेटर फॉर्म में, अल्फाबेट के फॉर्म में है, टेबल नंबर 1 देखिए, नंबर के फॉर्म में है या परसेंटेज है। अब मान लीजिए कि आपका 87% आया, तो 87% मतलब ये जो कैटेगरी है, सेकंड नंबर जो दिख रहा है 85 से 89 इस बीच में परसेंटेज है। तो अगर उसे नंबर के फॉर्म में बताना है ग्रेड, तो आपने हासिल किया 9 पॉइंट। अगर उसे लेटर के फॉर्म में बताना है मुझे, तो आपने हासिल किया ए ग्रेड। मान लीजिए कि आपने 67% हासिल किया, तो 67 जो है वो आएगा इस तरफ, 65 to 69 के बीच में। तो 67% का मतलब होता है कि आपने 5.5 नंबर ग्रेड या 5 पॉइंट ग्रेड हासिल किया। अगर उसे लेटर के फॉर्म में अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगी कि आपने C+ हासिल किया। अगर आपने ए माइनस हासिल किया, आपका जो रिपोर्ट कार्ड है, आपका जो रिजल्ट आया है, उसमें अगर आपका ए माइनस दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट के पीछे ये टेबल दिया हुआ होता है कि इसका मतलब क्या है। तो ए माइनस अगर आपका है तो इसका मतलब ये है कि आपने 8 पॉइंट ग्रेड हासिल किया, या 80 से 84 के बीच में आपका परसेंटेज आया है। कितना आया है ये नहीं मालूम। अगर आपका ए माइनस अगर आपने हासिल किया है तो आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो 8 है, 8 पॉइंट में आपने हासिल किया, या आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो 80 to 84 के बीच में होता है। अगर ये चीज हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए, तो मान लीजिए कि आपने 8 तो हासिल किया, 8 पॉइंट मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 80 to 84 के बीच में परसेंटेज आया। लेकिन जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे या नेट का एग्जाम देंगे तो वहां पे हमें परसेंटेज लिखना जरूरी होता है, उनके अपने सिस्टम है। तो फिर वहां पे हमारी यूनिवर्सिटी ने
आपका जो भी नंबर, जो ग्रेड, जो नंबर में मिला है, जो पॉइंट मिला है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट विल कन्वर्ट योर ग्रेड पॉइंट नंबर इनटू परसेंटेज। तो अगर आपने 8 पॉइंट हासिल किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने 80% हासिल किया है, परसेंटेज हासिल किया है आपने। अगर आपका ग्रेड पॉइंट जो है वो 8.3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 8.3 इंटू 10 यानी 83% आपने हासिल किया है। तो जब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमें देने होते हैं, जब नेट सेट के जो होते हैं, उस टाइम उस वक्त इस चीज की जरूरत पड़ती है, बाकी हर जगह ये कहने की जरूरत नहीं होती है। फिर कहीं पे नंबर के शेप में दिया जाता है, नंबर के फॉर्म में। जैसे कहीं कहीं ये होता है कि 1 का मतलब होता है एक्सेलेंट, कहीं कहीं 1 का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग भी होता है, आउटस्टैंडिंग से भी शुरू होता है, एक्सेलेंट होता है, 2 का मतलब वेरी गुड, देन गुड, फिर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में वो आ रहा है। कहीं कहीं असेंडिंग 10 से शुरू होता है, 10, 9, 8, मतलब जितना हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट है उतना आपका हाईएस्ट परसेंटेज होगा, या आपका जो लेटर के फॉर्म में है तो वो उतना आपका हाईएस्ट होगा। तो ये अलग अलग तरीके से ग्रेड, मार्क्स को, परसेंटेज को ग्रेड में, ग्रेड को परसेंटेज में, मार्क्स में एक दूसरे में तब्दील किया जाता है। जब आप अपने घर में किसी भी बच्चों का देखेंगे जो स्कूल लेवल के होते हैं तो उनके जो रिजल्ट होते हैं उसमें पीछे की तरफ दिया हुआ होता है। जैसे जब हमने 10th का एग्जाम दिया महाराष्ट्र से, तो हमें जो परसेंटेज हासिल होते थे वो परसेंटेज थे, लेकिन चूंकि वहां पे डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सारी चीजें थी, तो जो रिजल्ट थे हमारे, रिजल्ट मार्कशीट जो थी, उसके पीछे एक छोटा सा टेबल बना हुआ था और उसमें लिखा था कि अगर आपका 75% के ऊपर मार्क्स आया है तो दैट मीन्स यू गॉट डिस्टिंक्शन। आपका 60 से 75, 74.99 अगर मार्क्स हासिल हुआ है आपका, तो इट मीन्स कि यू गॉट ए क्लास, फर्स्ट क्लास, या ए क्लास कहते हैं, या ए ग्रेड कहते हैं। उसके बाद 59 से लेके 45 तक जो है वो आपका बी क्लास है या बी ग्रेड आया है पॉइंट। उसके बाद सी होता है। तो ये रिजल्ट के पीछे ही मेंशन कर दिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको ग्रेड पॉइंट, अगर मान लीजिए कि आपके रिजल्ट के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ है, मतलब अगर स्कोरिंग करना है नंबर के फॉर्म में अगर 3 है, तो अब हम सोचेंगे अगर टेबल नंबर 1 के हिसाब से देखा जाए 3, तो मतलब हमने डी प्लस हासिल किया है, या हमारा परसेंटेज 55.9 के दरमियान आया है। तो टेबल नंबर 1 के हिसाब से जो 3 है वो तो कम ही हुआ है, लेकिन टेबल नंबर 3 में जब हम देखेंगे इस तरफ में, तो यहाँ पे 3 जो नंबर ग्रेड है उसका मतलब होता है गुड, मतलब हम ऊपर से तीसरे नंबर पे हैं। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे तो ऊपर से अगर हम उल्टा चले इस तरफ से तो 6ठे 7वें नंबर पे आएंगे। तो 3 का मतलब ये नहीं होता है, एक ही ग्रेड सिस्टम को पकड़ के हम नहीं चलते। कहाँ पे हैं हम, किस यूनिवर्सिटी में है, किस स्कूल के हैं, किस स्टेट के हैं, उनका, उन्होंने क्या ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया है वो उसके, उनके रिजल्ट के पीछे होता है, या वहीं पे ही मेंशन कर दिया जाता है। तो ये रिलेशनशिप होती है नंबर्स की, परसेंटेज की और लेटर की और नंबर की, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशन उनके दरमियान आपसी तौर पे। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट आप लोगों को? यस नो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक है हमारा, प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। तो इसका जी, किसी को कोई डाउट? यस मैम। हाँ जी, मैम वो जब ग्रेडिंग सिस्टम जब हम लोगों को मिलता है जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी, तो मैम वो पॉइंट्स में रहता है, जैसे 8.3, 8.4, तो मैम उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि क्या हो, कितना है हम लोगों का?
क्या या परसेंटेज? फिर अगर हम मैम अगर हम लोगों को जैसे कि रिजल्ट अगर बनाना है तो हम लोग फिर पॉइंट्स में रहता है तो वो हम लोग कैसे देंगे? तो वही मैंने बताया ना बेटा अभी कि आप रिजल्ट के पीछे देखेंगे ना, तो जो आपका CGPA होता है, CGPA मार्क्स मैम। आपका, मान लीजिए कि आपने 8.3 लिया है, हासिल किया है, तो अगर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है और जिसका CGPA इतना है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मैम 10th का CBSE का ये रूल है कि उसको 9.5 से इंटू करते हैं तब उसका परसेंटेज आता है। वही मैं कह रही हूँ ना कि अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम है ना। जी मैम। ये तो मैंने कहा ना, जैसे अभी यहाँ पे देखिए, अलग अलग जगह का अलग सिस्टम नहीं बल्कि इसका ग्रेडिंग को इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी एक फार्मूला, उस फार्मूला पे पुट करना पड़ता है। हमारा नहीं मानो नहीं कि डायरेक्ट हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं मैम, उसका फार्मूला तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे मानू का जो फॉर्मूला ये है कि आपका जो परसेंटेज आया है, CGPA आया है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे अपराजिता ने कहा कि CBSE का है, कैसे मल्टीप्लाई होगा? वो 20s भी हम कर सकते हैं। अच्छा नहीं सुनो, आपने हासिल किया 8.3, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट? अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है बताइए? 8.3 इंटू 20 करिए। 83 तो नहीं आएगा, 20 से कन्वर्ट कर 9.5 से मल्टीपल करना है ना? नहीं 20 से करिए, आप जो कह रहे हो ना मैडम, 8.3 से मल्टीप्लाई करिए, 166 आया, तो 166 परसेंटेज होता है क्या? कभी नहीं होता। तो 100% का मतलब ही होता है 100 है, तो आपने 100% में से 166% कैसे हासिल किया? तो यही तो क्वेश्चन अराइज होता है, फिर आखिर हम 10 से ही क्यों करें? कभी 9.5 करते, कभी 10 से होता है। CBSE का 9.5 है। वही मैं कह रही हूँ कि CBSE वाले 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका परसेंटेज जो है, मैक्सिमम जो पॉइंट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर है जो 100 होना चाहिए। 101 भी, 101 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज फीसद का मतलब ही होता है 100, उससे बढ़ के नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, A दिया हुआ है, जैसे टेबल नंबर 2 में आप देखेंगे तो A दिया हुआ है, लेकिन यही चीज अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में देखेंगे तो अगर आपका 75 के ऊपर आया है तो आपको A नहीं कहा जाता है, आपको डिस्टिंक्शन हासिल किया है आपने। You have passed your SSC exam या 10th board exam with distinction 75 and above, और A परसेंटेज आया है, मतलब आपने 60 से लेके 74 के बीच में अगर आपने परसेंटेज हासिल किया तो वो A हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये जिस यूनिवर्सिटी का होगा या जहां से भी है, ये उनका A का मतलब होता है 86 to 100%। तो हर अपनी यूनिवर्सिटी का अपना एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है और उसे कन्वर्ट करने का भी सिस्टम होता है। ये आपके रिजल्ट के पीछे रहेगा। आपको शायद सेमेस्टर एग्जाम का नहीं मिला है, या आप लोग घर में हो ना, आप लोग देखिए अपने ही पुराने रिजल्ट कोई निकालिए जिनको ग्रेडिंग सिस्टम, या घर में भाई बहन छोटे हैं या उनके बच्चे जो भी है, छोटे बच्चों का देखिए उसमें दिया हुआ रहेगा। अगर अलग अलग स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड का अलग होगा, स्टेट बोर्ड का अलग होता है, ठीक है? तो बिहार में परसेंटेज देता है मैम? परसेंटेज देते हैं मैम। मैम ये तो एक क्रेडिट जो था 1 से लेकर 4 तक इसको दिया जाता है मैम थ्योरी में। वो सारी चीजें देखिए दूसरी है, वो क्रेडिट क्यों दिया जाता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा जो चल रहा है डिविएट हो जाएंगे, वरना हम फिर ओके मैम, ठीक है ना? तरीके से वेटेज होता है। हाँ, डिवाइड किया जाता है, इसे लिखा भी रहता है। अरे सब एक साथ कैसे बोलोगे तो कहाँ समझ में आएगा, एक एक बोलो।
सवाल ये है कि मान अगर मेरा एक मिनट, ये कुछ अरे 1 by 1 बोलो। अनीस अंजुम, आप बोलिए, कुछ कह रहे थे। जी मेरा नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनीस अंजुम। मैम आगे बढ़िए चलिए। हाँ जी, कहिए। जैसे मेरा CGPA है वो है और नहीं आ रही है आवाज। अनीस अंजुम, आप एक काम करिए, जो ये क्लास होने के बाद आप अपना जो डाउट है ना, वो ग्रुप में सवाल जो है आपका वो डालिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ वक्त जा रहा है। ये जल्दी से लास्ट पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, आप डाल दीजिए, मैं देख के बाद में देख के आपको जवाब दे दूंगी। मैम मानो वाला बताइए ग्रेडिंग सिस्टम। जी, मानो वाला ग्रेडिंग सिस्टम कितने 10 कितने को मिलता है और 9 कितने को? कितना आया? 10 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका परसेंटेज कन्वर्ट, सिंपल। ठीक है, तो चलिए पहले ये एक लास्ट जो सब पॉइंट है हम इस पे बात कर लेते हैं। तो एक क्वालिटी असेसमेंट मतलब एक अच्छे असेसमेंट के क्या प्रिंसिपल्स है और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, किस बिना पे हम कह सकते हैं कि ये असेसमेंट अच्छा है। तो उसके कुछ उसूल है या खुसूसियात है। तो सबसे पहला है क्लैरिटी ऑफ लर्निंग टारगेट। जो हमारा लर्निंग टारगेट है, जो हमारा सीखने का जो इक्तिसाबी जो टारगेट है या जो ऑब्जेक्टिव है जो हमें हासिल करना है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने शुरू कर दिया, अरे हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मुझे ये, अगर मुझे टेस्ट, मेरे जहन में इस बात की क्लैरिटी है कि भाई ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन, फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, डायग्नोस्टिक और बेंचमार्क और जो भी है वो सारे टर्म्स के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये मेरा टारगेट है, मैं इसमें एकदम क्लियर हूँ। गड़बड़ तब होगी जब मैं यही सोचूंगी, अरे मैं क्यों पढ़ा रही हूँ इन लोगों को, क्या मुझे जस्ट दिया गया है पढ़ाने के लिए, मुझे पढ़ाना है, दैट्स इट। उनको समझ में आए नहीं आए वो उनका लुकआउट है, या मैं ये पढ़ा रही हूँ तो मैं इधर चले जा रही हूँ, उनको वो चीज नहीं समझ में आ रही, मतलब गड़बड़ नहीं हो रही, एक ही ट्रैक जो बोलते हैं ना, पटरी पे चलना होता है। तो हमें उस चीज की एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हमें अपने टारगेट की क्लैरिटी है तो हम उसी वे में अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हम उसी तरफ लेके जाएंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे, और हमारा असेसमेंट जो होगा वो भी वही जो लर्निंग हुई है उसको असेस करेगा, उसकी जांच करेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा चीज है माकूलियत या वैलिडिटी। भाई वो हम जो असेस कर रहे हैं, जो असेसमेंट ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे रिटन फॉर्म में हो, चाहे ओरल हो, और चाहे ऑब्जेक्टिव शेप के शक्ल में हो, या फिर कोई असाइनमेंट मैंने दिया है, वो वैलिड है या नहीं। अब अगर मैंने आप लोगों को एक सवाल दूंगी, मैं आपको यूनिट पढ़ा रही हूँ असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट के बारे में, और अगर मैं आप लोगों को ये सवाल दूं एज अ असाइनमेंट, एज योर इंटरनल मार्क्स एग्जामिनेशन के इंटरनल एग्जाम के तौर पे, अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि व्हाट इज साइकोलॉजी या व्हाट इज फिलोसफी, व्हाट आर द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, तो क्या मेरा तरीका है जिस तरीके से मैं आप लोगों को असेस करूं, क्या वो सही है? नहीं, वो तो वैलिड ही नहीं है। वैलिड ही नहीं है। वैलिड का मतलब ये होता है कि भाई देखते ही हम पहचान जाना कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज इस चीज को नापेगी या नहीं। अगर मुझे आप लोगों की हाइट नापनी है और मैं वेट मशीन लेके आऊंगी, तो क्या मैं आप लोगों की हाइट नाप सकूंगी?
नहीं, क्योंकि वो तो वजन नापने की चीज है, वो मशीन भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें कोई और चीज नापी जाती है। तो अगर मुझे आपकी हाइट नापनी है तो मुझे मेजरमेंट टेप चाहिए या स्केल चाहिए, जहां पे मैं दीवार पे मार्क कर सकूं या आपकी हाइट मार्क कर सकूं पेन से, और उसके बाद उस हाइट को मैं नापूं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर जब हम असेस कर रहे हैं तो पहले तो जो हमारा जो टारगेट है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और फिर हम सही तरीके से उसकी ही जांच करें, किसी और चीज की जांच ना करें। रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें, मतलब जितनी बार चाहे वो टेस्ट, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने दिया कि मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट पे फर्क बयान कीजिए, 5 पॉइंट में होना चाहिए वो फर्क, 5 पॉइंट पे मबनी इन तीनों जो टर्म है उसमें क्या फर्क है, डिफरेंस है, वो बयान कीजिए। ये सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा। अब अगर मान लीजिए कि कोई और टीचर आया और वो भी यही जांचना चाहता है तो वो टीचर भी यही सवाल लिखेगा। अगर मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट से कहूँ कि प्लीज आप मेरी एक मदद कर दीजिए, ये जो सवाल है इसे बोर्ड पे लिख दीजिए, तो जो मैं जांचना चाह रही हूँ क्या वो बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल मेरे जांचने का जो क्राइटेरिया, जो मैंने मेथड लिया है आप लोगों को कुछ एक 5 पॉइंट लिखने का, क्या इसमें और उसमें फर्क हो जाएगा? नहीं। जितनी बार भी मैं वो सवाल लिखूंगी, अगर मैं ही अगर 50 बार मैं रोज आके वो सवाल में लिखूं तो क्या वो सवाल में फर्क आएगा? चाहे मैं 1 तारीख को लिखी हूँ या चाहे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद भी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के दरमियान 5 पॉइंट का कोई फर्क बयान कीजिए, तो आज जो मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन के दरमियान जो फर्क है 6 महीने के बाद भी वही फर्क रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो जो रिलायबिलिटी, मतलब जब हमने एक वैलिड एक टेस्ट बना लिया कि भाई मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से मैं लूंगी और जो कि इसी यूनिट पर मबनी हो, वैलिड हो जाएगा, और जितनी बार भी मैं वो सवाल दूंगी वो सवाल के रिपीट होने की वजह से आपका जो लिखने का जो अंदाज है या जो आपने जो लिखा है या जो आपने सीखा है उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, फेयरनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। फेयरनेस होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि भाई मुझे मेजरमेंट का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं सारे के सारे सवाल मेजरमेंट पे ही पूछूंगी। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की कितनी किस्में होती है, हम किस किस चीज की पैमाइश कर सकते हैं, हम पैमाइश को और किस किस तरीके से कर सकते हैं, सारे के सारे सवाल में सिर्फ एक ही टॉपिक, एक ही पॉइंट को मैं लेके कवर नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं इस यूनिट के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। फेयरनेस रहना, बोलते हैं ना इलेक्शन शुड बी फेयर, बराबरी होनी चाहिए, एकदम फेयर, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक तरीके से होना चाहिए, कोई भी ऐसा बोगस वोटिंग डालना करना ये नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे इलेक्शन भी जो है वो फेयर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये जो फला स्टूडेंट है ये बहुत अच्छा है, मैं कभी भी असाइनमेंट देती हूँ ये मुझे वक्त पे देता है, तो इसको असेस करने के लिए मैं एक बस कह दूंगी कि व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, और जबकि कोई और है जो मुझे सलाम भी नहीं करता है और मुझे टाइम पे असाइनमेंट भी नहीं देता है, तो मैं उसे बहुत बहुत अलग टाइप का ऐसा दे दूं कि वो बेचारा कंफ्यूज हो जाए कि मैं किस तरीके से करूँ ये। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। असेस करने के टाइम हमें एक फेयरनेस जो होती है या उसको मेंटेन करना है, इंसाफ करना है कि भाई पहले तो इसी यूनिट पे ही होना चाहिए, और सवालात भी ऐसे ना हो कि बच्चा जवाब ही ना दे सके, उसे समझ में ही ना आए कि भाई सामने जो टीचर है वो हमसे क्या पूछ रहा है। और नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है या प्रिंसिपल है वो है स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। हमें असेसमेंट या इवैल्यूएशन, असेसमेंट इस तरीके से करना है कि भाई उसमें स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट हो और उन्हें मोटिवेशन हो, मोटिवेट हो, ये ना हो कि वो डीमोटिवेट हो और उनको दुख होए, उनको तकलीफ होए।
ऐसा नहीं, असेसमेंट ऐसा लेना है जिसमें स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट हो। तो स्टूडेंट्स किसी एक्टिविटी में कब एंगेज होंगे, जब हम उनसे किसी प्रोजेक्ट पे के जरिए हम उन्हें असेस करेंगे, या कुछ सेमिनार प्रेजेंटेशन के जरिए, या मैं कोई टॉपिक आप लोगों को बांट दूंगी। रोल नंबर 1 जो है वो मेजरमेंट के बारे में कल बात करेगा, रोल नंबर 2 जो है वो इवैल्यूएशन के बारे में बात करेगा, रोल नंबर 3 जो है वो असेसमेंट के बारे में बात करेगा, रोल नंबर 4 जो है वो फलाने के बारे में बात करेगा, कोई सीसीई के बारे में, कोई ग्रेडिंग सिस्टम। तो इस तरीके से टॉपिक बांट देने से ये होएगा कि स्टूडेंट्स जो है इसमें इंगेज रहेंगे और उन्हें मोटिवेशन भी हासिल होगा। वो क्या करेंगे, वो नोट्स देखेंगे, इंटरनेट पे ढूंढेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, नोट्स लेंगे, टीचर से हेल्प लेंगे और उसे पीपीटी बनाएंगे, पीपीटी के फॉर्म में बनाएंगे, या जो भी है असाइनमेंट पेपर पे लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे घर पे, अपने हॉस्टल पे, अपने रूम पे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि भाई जब मैं वहां पे डाइस पे खड़े हूँ तो मैं किस तरीके से तलफ्फुज करूँ, किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो, मेरा कोई गड़बड़ ना हो, मजाक ना हो, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी होगी। तो ये क्या हो रहा है, मोटिवेशन हो रहा है और इसमें स्टूडेंट्स जो है वो इंगेज हो रहे हैं। तो यानी ये एक मुस्बत तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो एक अच्छा असेसमेंट वो होता है जिसमें स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट होता है और जिसमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंशियल हो, मतलब जो नतीजा, जो रिजल्ट आना चाहिए वो मुस्बत हो। मतलब ये ना हो कि बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए या वो मोटिवेट ना हो सके। से सीखा है ना, अच्छा सीखा है, प्रेजेंटेशन अच्छा किया है, एज अ टीचर आई शुड मोटिवेट हर, नहीं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया आपने। ये सारी चीजें भी पॉजिटिव वे में भी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट को मोटिवेशन भले आउटसाइड से जो टीचर होता है वो देता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोटिवेशन होता है वो उसे अपने अंदर खुद से होता है। जब तक कि अगर वो खुद नहीं चाहेगा कि हाँ भाई मुझे ये प्रेजेंटेशन करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, टीचर कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव आना चाहिए। तो उस हिसाब से सारी ऊपर की जो सारी चीजें हैं वो होंगी, तभी जो है हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा और असेस करने का जो मकसद है वो हासिल होगा। असेसमेंट करने का मकसद ये होता है कि भाई स्टूडेंट्स जो है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो मतलब ही नहीं हुआ, ना असेसमेंट का मतलब हुआ, ना स्टूडेंट्स लर्निंग का मतलब हुआ, ना स्टूडेंट के एंगेजमेंट का मतलब हुआ, ना टारगेट की क्लैरिटी, कुछ भी नहीं हुआ। इतना पढ़ाना, 2 महीना पढ़ाना भी वेस्ट हो गया और एडमिशन लेना भी वेस्ट हो गया अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। अगर आप में कोई डेवलपमेंट या कोई ग्रोथ नहीं हुआ है तो इतनी लर्निंग का भी कोई मतलब नहीं होगा और फिर उस लर्निंग का असेसमेंट भी नहीं होगा। हाँ, बस 1 मिनट में बात अपनी खत्म कर रही हूँ। तो ये सारे, ये जो चीजें हैं, ये उसूल भी है, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है कि हाउ असेसमेंट शुड बी, अ गुड असेसमेंट या क्वालिटी असेसमेंट शुड बी। एक असेसमेंट अब फिर वो कोई भी तरीके का हो, चाहे आप प्रोजेक्ट के फॉर्म में लो, चाहे असाइनमेंट दो, चाहे क्वेश्चन आंसर दो, चाहे टेस्ट हो, जिस फॉर्म में भी हो, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो विल स्टॉप हियर और कल हम नेक्स्ट